Hello student, Standard 9th Social Science, Chapter number 8, Framing of Constitution and its Features. In the previous video, we have studied about the features of the Constitution. Let's study more features of the Constitution in this video. Point है, independent and impartial justice. The Constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. हमारे इंडिया में हर एक इंसान को impartial justice दिया जाता है. देयर इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट है. देन देर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट्स एंड अंडर इट्स जुरिडिक्शन आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड तालुका कोर्ट एट द तालुका लेवल. एंड देर आर ऑल्सो लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स ऑल्सो. सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट रहती है, इसके अंडर में स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट्स के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड तालुका कोर्ट्स आती है, और लोकल लेवल पर भी कुछ कोर्ट होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड की जाती है. द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन. देश की हर एक कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मानना पड़ता है. दिस इज द रूल्स. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्स, द फाइनल डिसीजन इज वेस्टेड विद सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वो उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में होता है, और सुप्रीम कोर्ट उसका वो फाइनल जस्टिस देती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वक्त के साथ जो पुराने लॉ बनाए गए उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, और लोगों की डिमांड के हिसाब से नए लॉ भी बनाने पड़ते हैं. सो कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनेमिक. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डायनेमिक है, वक्त के साथ उसमें बदलाव किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंड थ्री वेज. थ्री टाइप्स ऑफ वेज आर देयर टू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. थ्री टाइप्स है इसमें. फर्स्ट है वो अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट. फर्स्ट है सिंपल मेजोरिटी ली जाती है जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट मेंबर है उनकी, और इस तरह से वो डिसाइड किया जाता है. सेकंड पॉइंट है वो सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. दूसरा जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं तब जो प्रेजेंट मेंबर है उसकी 2/3 मेजोरिटी यानी कि 66% मेजोरिटी कंसिडर की जाती है और उसकी वोटिंग ली जाती है. थर्ड पॉइंट है वो concerning the union state relations, the special majority that is 2/3 and the concurrence not less than 50% of the state legislature is required. But जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कुछ करने हैं, बंधारण में कोई बदलाव लाना है, तो 2/3 मेजोरिटी कंसिडर की जाएगी, और दूसरा हर एक स्टेट का 50% वोटिंग लिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का. इस तरह से थ्री टाइप्स ऑफ amendments can be done. If there is any amendment to be made in the interrelations between union state structure of supreme judiciary, then half of the states from the total states have to give consent. जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चेंजेस होता है तो 50% स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको वोटिंग मिलना बहुत ज़रूरी है. जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट किया गया जजमेंट है उसको भी बदल सकते हैं. देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते हैं. द सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग चेंज इन द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ सिंपल चेंजेस होते हैं तो पार्लियामेंट के प्रेजेंट मेंबर की सिंपल मेजोरिटी ली जाती है. सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% वोटिंग. विदाउट द मेजोरिटी कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स इट नॉट अमेंडेबल. जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होता है तो 50% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोटिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसीजन लेकर ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. जो राजाशाही होती थी तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, बट इन द डेमोक्रेसी
यूनिवर्सल एडेड सफ्रेज इज गिवन टू द नेशंस। यहाँ पर लोगों को चॉइस करने के लिए वोटिंग का अधिकार दिया जाता है ताकि वो अपने लीडर को प्रॉपरली डिसाइड कर पाए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of the parliament, legislative assembly or local self-government bodies without any discrimination of education, property and economic standard। कोई भी इंडिया जिसके पास इलेक्शन कार्ड है, 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली गई है, वो पढ़ा लिखा है या तो अनपढ़ है, वो गरीब है या अमीर है, कोई देखा नहीं जाता है, बट उसको ये वोटिंग का अधिकार दिया जाता है खुद के लीडर को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है वो सेक्युलरिज्म है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेक्युलरिज्म मतलब कि हम किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका फैलावा कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द सेक्युलरिज्म इन द प्रीएम्बल। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेक्युलर स्टेट, और इसीलिए हमारे इंडिया को सेक्युलर स्टेट बोला जाता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस रिसाइड इन इंडिया, अलग अलग हर एक धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं। नो सिटीजन्स कैन बी गिवन स्पेशल राइट्स और कैन नॉट बी डिप्राइव्ड विथ सर्टेन राइट्स। किसी को रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल द सिटीजन्स। मान लो कि यहाँ पर इक्वल राइट्स दिया गया है और इसीलिए हर एक इंडियन को वो रिलीजन्स के बेस पर उसको डिस्क्रिमिनेट, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। So the followers of every religion are free to follow and practice their religion of choice। और इसीलिए इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान खुद की चॉइस के धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जो जस्टिस दे दिया गया है उसको रिव्यू के बेस पर रखा जाता है। जुडिशियल रिव्यू इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स the working of union and state within jurisdiction without disparaging the powers of the parliament. The constitution has made an effort to harmonize the principles of the judicial review. So the parliamentary amendments, external orders, ordinances and the judicial judgment are given for the judicial review। और इसीलिए यहाँ पर एक जुडिशियल रिव्यू दिया जाता है जिसके जरिए लोअर कोर्ट है वो मेन डिसीजंस ले सकती है बाय द रेफरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये सबसे अच्छी बात है। फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्फर्ड टू द पीपल्स ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लाइव डिग्निफाइड लाइफ। हम हमारी डिग्निटी को मेंटेन करके जिंदा रह सके, इसीलिए ये राइट्स एंड ड्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री is in the overall development of the nation, which further lies in the fundamental duties and rights. So right to constitutional remedies and for the children 6 to 14 years of age rights to educate are also made available। यहाँ पर ये अधिकार तो दिया जाता है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ मतलब जो हमें अधिकार दिए जाते हैं वो ना मिले तो आप उसके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा 6 to 14 ईयर्स के किसी भी इंडियन चिल्ड्रंस को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का अधिकार दिया जाता है। सो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ नेशंस के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट्स। वैसे पर देखा जाए तो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, उनकी सलामती वो देखने का काम है वो सरकार का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। These principles provide directions for state governance and policy making, so they are called as directive principles। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो लोगों की पॉपुलैरिटी के हिसाब से और उसकी डिमांड के हिसाब से वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए कुछ पॉलिसी बनानी है तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रेफरेंस के बेस पर ले सकते हैं और इसीलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। जो बैकवर्ड क्लास के जो पीपल्स हैं उनको आगे लाने के लिए उनकी कोशिश रहती है ये टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स एंड डिप्राइव्ड क्लास इन द मेन स्ट्रीम। देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिप्राइव्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, उनको आगे लाने के लिए और इक्वालिटी का जो लॉ है, राइट्स है, वो मेंटेन करने के लिए उनको अलग सी प्रोविजंस दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
Reservation quota has been provided for admission in educational institutes and the government job. और इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में और एडमिशन के लिए यहाँ पर उनके लिए अलग प्रोविजंस यहाँ तो रिजर्व कोटा रिजर्व सीट रखी जाती है ताकि वो हायर एजुकेशन ले सके. Children of backward sections and tribes are given scholarships, basic amenities and waived fees which come under optimistic policies and shielding policies as per the provisions in the constitution. और ये उनके लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, बेसिक एमिनिटीज़ दी जाती है ताकि वो भी बच्चे जो हैं वो आगे आ सकें. ठीक है, तो इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहा हो एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो इंडिया के संविधान के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. आई होप कि आप सबको ये समझ में भी आया होगा. थैंक यू मच.